दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सत्ता और सर्वोच्च न्यायालय के बीच की टकराहट अब नई शक्ल ले रही है और ऐसा लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं की चिंता इस देश में संभवतः सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो नहीं ही है, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के एक बड़े हिस्से पर भी सांप्रदायिकता इस कदर हावी हो चुकी है कि वो सही को सही और गलत को गलत चश्मे से देखने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से तरह तरह की बातें, बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग मैंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के लिए देखा, और जिस प्रकार की बातें निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, चाहे उनकी टिप्पणी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के लिए हो, चाहे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के लिए हो, हर मामले पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है, उसके बाद तो ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर व्यवस्था इस रूप में षड्यंत्र का रूप लेती जा रही है, जो लोगों की मानसिकता को भी एक बीमार लोकतंत्र के भीतर एक बीमार नागरिक समाज को इस रूप में खड़ा कर रही है, जिस रूप में कम से कम दुनिया का कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र अपने नागरिक समाज को देखना नहीं चाहता। लेकिन आज चर्चा हम नागरिक समाज की नहीं कर रहे। नागरिक समाज की चर्चा में हमारे कहने से कुछ बदलाव हो जाएगा, ऐसी बातें है भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मौजूद सवाल तो यही है कि आखिर इस देश में न्यायपालिका की और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्या है, और सत्ता क्या, और सत्ता में बैठे हुए लोग क्या उस अधिकारों से वाकिफ नहीं है। हर दौर में ऐसा देखा गया कि जब भी सत्ता ने संविधानेतर काम संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर करने की कोशिश की, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुरूप लाने का प्रयास किया और कई बार ऐसे कानूनों को रद्द किया। कहीं पार्शियली रद्द किया तो कहीं टोटली रद्द किया। कई बार सत्ता पक्ष को कदम पीछे खींचने पड़े, तो कई बार सत्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट से उलझने की कोशिश करता हुआ तो दिखा, लेकिन अंततः संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल कर पीछे हट गया। इस बार हालात अलग है। कैसे देखा जाए, भारत के संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की 1950 से लेकर 2025 तक, यानी गठन से लेकर अब तक 75 सालों में सर्वोच्च न्यायालय की उस पूरी की पूरी यात्रा को, और इस पूरी यात्रा को यदि देखना हो तो कई सारे वाद आपको दिखाई देंगे। चाहे वो केशवानंद भारती वाद हो, चाहे शंकरी प्रसाद का वाद हो, चाहे रामेश्वर चौरसिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हो, चाहे एनजेएसी का मामला हो, चाहे एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हो, चाहे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हो, चाहे साहबानों का मामला हो, तमाम तरह के ऐसे मामले आपको दिखेंगे। गोलकनाथ का मामला हो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, ऐसे तमाम मामले दिखेंगे जहां सत्ता और व्यवस्था कहीं भी संविधान के मूलभूत आदर्शों से और भावनाओं से डगमगाती हुई दिखी है, तो न्यायालय ने संवैधानिक उपचारों की अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से रिट इशू करने का अधिकार है, वही मामला आगे जाकर के जरा ज्यादा व्यापक रूप में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 142, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं, ये न्यूक्लियर मिसाइल है, वहां जाकर टिकता है। क्या जगदीप धनखड़ ये भूल गए हैं कि जो अंधभक्तों की जमात इस तरह के बयानों के पीछे झूम रही है, उसे ये पता नहीं है क्या कि इसी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले में फैसला दिया था, राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। इसी 142 का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा वर्सेस सेवी विवाद में फैसला दिया था। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय पहुंचाने के लिए इसी के तहत फैसला दिया था। दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम सरकार के मसले पर इसी के तहत फैसला दिया था, और तमाम ऐसे फैसले आपको दिखेंगे जिस पर संविधान के अनुच्छेद 142 में जो कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय की बात है, उस पूर्ण न्याय की अवधारणा को चरितार्थ करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जब राम मंदिर इस 142 के तहत बन सकता है, तब अंधभक्तों को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को संवैधानिक दायरे में लाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, तो ऐसी मिर्ची क्यों लग जाती है? क्यों निशिकांत दुबे जैसे लोग, जो कभी किसी को वैशाली की नगर वधु तक कहने की हद तक चले जाते हैं, वे लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने पर आ जाते हैं?
क्यों एसवाई कुरैशी को मुसलमान होने की वजह से सीधे सीधे उनको ट्रोल किया जाता है? इस देश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कभी भी इस तरह के से ट्रोल नहीं हुआ था। मतभेद हुए थे सत्ता के साथ, केशवानंद भारती मामले में भी हुए थे, पीवी नरसिम्हा राव के समय में भी मतभेद हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी मतभेद हुए थे। हर दौर में न्यायपालिका के साथ सरकार के कुछ मतभेद रहे, लेकिन मामला ट्रोल करने तक नहीं पहुंचा, मामला न्यायपालिका के प्रति असम्मान दिखाने तक नहीं पहुंचा। आज पहुंच गया है। लोकतंत्र तभी फेल होता है जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने दायरे का अतिक्रमण करते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो तीनों कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान कम करते चले जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग संविधान विशेषज्ञ बन के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से घूमते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि संसद ने जो कानून बनाया वही सर्वोच्च है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कल को संसद कहे, बहुमत के दम पर कोई सरकार कहे कि संविधान बदल देंगे, तो क्या संविधान बदल दिया जाएगा? संविधान बचाने के मुद्दे पर तो 400 पार के नारे को लोगों ने 240 पर पटकते हुए देखा है। संविधान के तहत, इस देश की मौजूदा व्यवस्था के तहत सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान की सर्वोच्चता है, ना कि संसद की सर्वोच्चता है। चाहे राष्ट्रपति हो, संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, वो संविधान के दायरे में काम करती है। संसद को भी संविधान के दायरे में कानून बनाने का अधिकार है। और जिस 142 को लेकर आज तमाम तरह की बातें कही जा रही है, उस 142 के बारे में जरा संविधान सभा की बहस के पन्नों को उलट कर देख ले तो क्या कहा था संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वो भी जानना मौजूद हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 142 को संविधान का सेफ्टी वॉल्व कहा था। यानी सरकार यदि कई बार भटकती हुई दिखाई दे तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसे रास्ते पर लाने की शक्ति मिली हुई है, और वो बेहद जरूरी है। और आज की तारीख में जो लोग इस बात पर उछल कूद कर रहे हैं, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अनुच्छेद 142 को हटा दिया जाना चाहिए। तो असली बात यह है कि संविधान के 142 अनुच्छेद को 543 में 543 सीटें भी किसी पार्टी को मिल जाए तब भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो केशवानंद भारती मामले के तहत संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या है वो बेसिक स्ट्रक्चर? बहुत सारी चीजें हैं। मूल ढांचा, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, लेकिन उस मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर में जो मोटा मोटी जो बात कही जाती है उसमें क्या क्या है? संघीय ढांचा, देश का संघीय ढांचा, देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संसदीय व्यवस्था, नागरिकों के मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हैं। और इन सारी चीजों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक का अधिकार मिला हुआ है, वो दायरा उनका है। कॉन्स्टिट्यूशन के पेट्रन के तौर पर उनकी पहचान है, और ये अधिकार उनसे कोई भी संविधान संशोधन छीन नहीं सकता। ये हाई कोर्ट से आर्टिकल 226 में रिट इशू करने का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट में से आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करने का अधिकार है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक मामला पहुंचा था। दिशा निर्देश जारी करने की बात हो रही थी। वकील साहब मांग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करे, सरकारों को निर्देश दे। वहां मौजूद उस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, जो अगले चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम पर वैसे ही आरोप लगा रहे हैं कि हम सत्ता के और सरकार के अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि सरकार को हम दिशा निर्देश जारी कर दें? ये हालत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है, या एहसास कराने की कोशिशों से न्यायपालिका भी चाहे अनचाहे प्रभावित तो नहीं हो रही, लेकिन प्रभावित हो सकती है। इस तरह की पीड़ा जजों के मुंह से जब निकल रही है तो साफ जाहिर है कि लोकतंत्र को हमने कहां पहुंचा दिया है। कौन होते हैं निशिकांत दुबे? निशिकांत दुबे की हैसियत क्या है? एक सांसद से ज्यादा उनकी हैसियत क्या है? ना वो कानून के जानकार है, ना वो संविधान के जानकार है, और उनकी जानकारी के स्तर की बात यदि की जाए तो ये वही महाशय है
जो अभिसार शर्मा और रोहिणी सिंह जैसे पत्रकारों का नाम लेकर संसद में उन्हें देशद्रोही बताने पर तुले रहते हैं। संसद में बोली गई किसी भी बात पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, इसका अर्थ इन्होंने ये लगा लिया है कि किसी को कुछ भी कह दो। ये वही है निशिकांत दुबे, जिन्होंने सदन के अंदर कहा था कि आने वाले वक्त में जीडीपी के आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो क्या जीडीपी के आंकड़ों का महत्व नहीं रहेगा, तो जो मोदीनॉमिक्स मोदी जी पढ़ाते हैं, पकौड़ा रोजगार योजना की बात करते हैं, क्या सिर्फ उसी का महत्व रहेगा? क्या इस देश में आंकड़े नहीं आएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहा जा रहा है कि भारत के आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते, तो इस बात की से घबरा कर निशिकांत दुबे जैसे लोग आंकड़ों की व्यवस्था को ही खत्म कर देने की बात करेंगे। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि सरकार की इतनी स्वामी भक्ति करने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे को अब तक मंत्री क्यों नहीं बनाया। निशिकांत दुबे अब तक सिर्फ निशाना साधने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किए जाते रहे। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दौर में भी कम से कम 2 4 10 कानून के जानकार लोग तो संसद में हैं, पढ़े लिखे लोग तो संसद में हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर देखा जाता है कि हर तरह की बहस शुरू करने के लिए निशिकांत दुबे आ जाते हैं। ये कौन है भाई, कहां से आए हैं? एसआर में नौकरी करते थे, कॉर्पोरेट में काम करते थे और कॉर्पोरेट में काम करने के बाद फिर सांसद बन करके आ गए। कौन सा इन्हें कानून, संविधान या अर्थव्यवस्था की जानकारी है कि यही जनाब बहस शुरू करेंगे? राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी को आगे कर दिया जाता है, जिनकी एकमात्र योग्यता यह है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिथ्या प्रचार कैसे किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा पेरिस में धुलता था। इन महाशय को यह भी नहीं पता कि पेरिस ड्राई क्लीनर्स नाम का एक दिल्ली में उस जमाने में ड्राई क्लीनर्स वाले की दुकान हुआ करती थी, वहां धुलता था। तो झूठ की खेती करने में माहिर लोगों के द्वारा ही आखिर क्यों संसद में बहस की शुरुआत कराई जाती है? इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार गई है, अन्यथा उनका इस्तेमाल भी संसद में सत्ता पक्ष करता था। उनसे भी विपक्ष को ट्रोल कराने के लिए संसद में इस्तेमाल किया जाता था। क्या संसद ट्रोल करने की संस्था है? संसद नीति निर्माण की संस्था है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मुद्दों पर बहस मुबाहिसे के लिए बनी हुई संस्था है, संविधान के अंतर्गत विधि सम्मत तरीके से कानून बनाने की संस्था है और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा के लिए बनी हुई संस्था है। इस बात को भूल करके मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए लोग न्यायपालिका और सरकार के बीच की टकराहट को कहां लेकर जाएंगे? आर्टिकल 42 की बात होती है, आर्टिकल 143 क्यों भूल जाते हैं? 143 इसमें तो और ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। इसमें तो राष्ट्रपति को भी अधिकार मिला हुआ है कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा विधेयक या ऐसा मसला आता है जिसमें उन्हें लगता है कि न्यायिक सलाह की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकते हैं कि यह मुद्दा और इस पर किस रूप में आगे बढ़ा जाना चाहिए या किस रूप में पीछे हटना चाहिए। वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वो सलाह ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी सारी चीजें मिली हुई है, इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो सहारा के लोगों का जो पैसा कुछ लोगों का अभी भी लंबित है, देने का आदेश हो चुका है, क्या वो हो पाता? सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इस देश में न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, उसे सरकार 2015-16 के दौर में ही एनजेएसी के माध्यम से अपने हाथ में ले चुकी होती, जजों की नियुक्ति सरकार कर रही होती और तब मामला और ज्यादा विषम परिस्थिति में जाकर खड़ा हो गया होता। क्योंकि जब सरकार जजों की नियुक्ति करेगी तो स्वाभाविक है ज्यादातर जज भी सरकार की भाषा ही बोलेंगे, संविधान जाए ताक पर। आज संविधान ताक पर नहीं है, ये जस्टिस संजीव खन्ना ने बता दिया। और जस्टिस संजीव खन्ना ने जो तमाम तरह की बातें कही है, वो वक्फ कानून का मसला था, जिन मुद्दों पर सवाल उठाया वो सवाल गलत कहां है। उसके पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मामले में पार्टी विप, राज्यपाल और स्पीकर के पूरे अधिकार क्षेत्र को ही परिभाषित कर दिया, उसके बाद आखिर सत्ता में बैठे हुए लोगों को और खास करके खास विचारधारा के लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कई जगह जब सरकार के पक्ष में फैसला आता है, खासकर धारा 370 के मामले में जब ये फैसला आया कि केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, जिस प्रकार से धारा 370 के तमाम सब सेक्शन को
संविधान में जोड़ा गया था अध्यादेश के माध्यम से, राष्ट्रपति के अधिकार के माध्यम से, उसी प्रकार से हटाया भी जा सकता है। उसी प्रकार से कोई सरकार आए तो फिर से संविधान के धारा 370 के जो जिन सेक्शन को निष्प्रभावी किया गया है, एक अध्यादेश के माध्यम से फिर उसे पुनर्जीवित कर सकती है। यही आदेश तो चंद्रचूड़ साहब ने दिया था। तब तो इस तरह के लोग बड़े खुश थे कि सरकार के पक्ष में फैसला आ गया। लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं तो क्यों निशाने पर लिया जाता है? 2 साल पीछे जाने पर यह दिखाई देता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी कार्यभार भी नहीं संभाला था। उस वक्त किरण रिजिजू ने अहमदाबाद से एक बयान दिया था, जिसको लोगों ने माना था कि कहीं न कहीं ये न्यायपालिका को प्रभावित करने की कथित कोशिश है। आज ये कोशिश काफी आगे बढ़ चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला याद कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिसे इसी संसद ने नरेंद्र मोदी सरकार में बनाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा कौन दे रहा है, देने वाला कौन है, उसका नाम गुप्त रखा जा रहा था। देने वाले की हैसियत चंदा देने की है या नहीं है, या बेनामी नामों से दूसरे लोग पैसा दे रहे हैं, ये देश की जनता को जानने का हक नहीं है। ये भारत सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने, 5 मेंबर की बेंच ने सीधे सीधे उसे खारिज कर दिया, असंवैधानिक बता दिया और आदेश दिया गया कि चंदे की रकम और देने वाले देनदारों के नाम जारी किए जाए। स्टेट बैंक भी बहाना बना रहा था, चुनाव आयोग भी बहाना बना रहा था, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए इसे जारी करना पड़ा। और जब जारी हुआ तब लोगों ने देखा कि जिन कंपनियों की हैसियत नहीं है पैसे देने की, वो पैसे दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने तो यहां तक कहा कि उनके कार्यालय में कोई लिफाफा देकर गया था, पता ही नहीं कौन देकर गया था। ये हालत हो गई थी। तो जनता ने ये सब सरकार के काम या कारनामों को यदि देखा कि कैसे पारदर्शिता को दबाने का नाम, ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर, जिस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शी सिस्टम होता है, उस पारदर्शिता पर ही डाका डालने की जो कोशिश थी, उसे बेनकाब करने का काम जब सुप्रीम कोर्ट ने किया तो पूरे देश ने देखा कि इस देश में किस तरह का गड़बड़ झाला चलाया जा रहा है। अभी मामला ईडी का है। ईडी के अंतर्गत जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें जमानत की जो शर्तें हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। कोई मुकदमा किसी पर कर दे, उसके बाद ईडी उस मुकदमे को टेक ओवर करे और बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के जमानत का विरोध करते हुए उस व्यक्ति को जेल में सड़ने पर मजबूर करे। यह पीएमएलए का सेक्शन 19 और सेक्शन 45 क्या संवैधानिक नहीं है? क्या है रॉलेट एक्ट की तरह बिना दलील, बिना वकील इस तरह का कानून नहीं है? आने वाले वक्त में इस पर भी एक संविधान पीठ की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पर एक संविधान पीठ बन भी जाएगी, फैसला भी आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पॉलिटिकल करियर खराब हुए, जिन लोगों के सालों साल खराब हुए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, क्या उनके वो दिन वापस लौट के आ जाएंगे? इन सब मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक संविधान पीठ का गठन नहीं किया। कहीं ना कहीं ये एक नागरिक समाज के द्वारा आलोचना के दायरे में तो आता है, लेकिन आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना और सुप्रीम कोर्ट के प्रति असम्मान, जजों के प्रति निजी टिप्पणियां और संविधान के अनुच्छेद को ही परमाणु मिसाइल बता दिया जाना, ये कहां तक उचित है? अभी तो शुक्र है कि इस देश में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई मुसलमान नहीं है। जैसे जस्टिस ए मोहम्मदी एक जमाने में थे, एक जमाने में दूसरे लोग भी चीफ जस्टिस थे जो अल्पसंख्यक समुदायों से आते थे। आज यदि चीफ जस्टिस किसी खास अल्पसंख्यक समुदाय से होते, कौन जानता है कि निशिकांत दुबे जैसे लोग जैसे एसवाई कुरैशी पर टिप्पणियां कर रहे हैं, वैसे ही टिप्पणियां उनके ऊपर करते, क्योंकि निशिकांत दुबे के ही बगलगीर थे। उन्हीं की पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी ने संसद के अंदर दानिश अली को क्या क्या नहीं कहा था, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। ये व्यवस्था जब इस देश के अंदर लागू की जा रही है, एक तरह से कहें तो बहुसंख्यक तुष्टीकरण की जो कोशिश मौजूदा दौर में सिस्टम में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उस पर न्यायपालिका ही कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगा सकती है। इस आशंका से एक खास धारा के लोग डरे हुए हैं। कभी औरंगजेब की कब्र खोदी जाती है,
खोदने की बात की जाती है तो कभी संभल की मस्जिद को लेकर के सवाल उठते हैं। ये भारत खोदो अभियान कहां तक चलेगा? भारत खोदो अभियान से पहले ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इस देश के एक ठीक ठाक आबादी का दिमाग खोदो अभियान का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं कौन सी प्रोटीन की लेयर चढ़ा दी गई है, जिसके बाद मनुष्य बाहर से तो स्वस्थ दिखता है, लेकिन उसके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें, उसके जुबान से, उसके मुखार बिंद से निकलते हुए खूंखार शब्दों को देखें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति अल्जाइमर या डिमेंशिया से भी ज्यादा गंभीर बीमारी का शिकार है, जो हर बीमारी का इलाज, हर समस्या का इलाज हिंदू मुसलमान में ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग की खुदाई का उपक्रम पूरा हो चुका है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। खैर, सर्वोच्च न्यायालय संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं की खुदाई की इजाजत नहीं देगा। जस्टिस संजीव खन्ना और बाकी विद्वान न्यायाधीशों ने इस बात पर तो कम से कम मुहर जरूर लगाई है। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को, सत्ता और एक खास विचारधारा के करीब माने जाने वाले लोगों को, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर न्यायपालिका की भूमिका को आलोचना के दायरे में लाते लाते व्यक्तिगत आलोचना और संविधान के धारा को ही परमाणु मिसाइल बनाने की हद तक जाने की नई प्रवृत्ति डेवलप हो गई। अब देखते जाइए प्रवृत्ति कहां तक जाती है। उम्मीद है कि बदलते हुए दौर में जब आर्थिक हालात इस देश में बिगड़ रहे हैं, तो शायद जितनी देरी से लोग समझ रहे हैं कि लोगों की समझ में आएगा, उससे जल्द लोगों की समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।